है ना, उसके बारे में बात करता है। तो ये इक्वेशंस भी उसी को एक्सटेंड करता है, ठीक है। दिस चैप्टर, दिस रिलेशंस, जो भी थर्मोडायनामिक रिलेशंस आएगी, ये सभी रिलेशंस प्रोसेस की फिजिबिलिटी और एक्सटेंट को डिफाइन करता है। फिजिबिलिटी मतलब होगा कि नहीं होगा, हाँ, प्रोसेस होगा या नहीं, एक्सटेंट बताओ होगा कहाँ तक होगा, ठीक है। तो ये रिलेशंस, इस पूरे रिलेशंस का पर्पस यही है कि टू मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस कैसा है, होगा कि नहीं होगा, और क्या एक्सटेंट होगा उसका, ठीक है। सो बिफोर जंपिंग इनटू दिस थर्मोडायनामिक रिलेशंस, एक छोटा सा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट है जो कि हम बस जानना चाहते हैं, और होगा तो होमवर्क भी देंगे कुछ, बहुत छोटा सा पढ़ने के लिए, ठीक है। डू यू नो व्हाट इज टोटल डेरिवेटिव? For example, if I am telling you कि there is some function that is f, f बोलना चाहिए हमको, let us say property अभी लेके चलते हैं, there is some property which is f and f is function of x and y. Can you tell me what will be the total derivative of this f? थोड़ा लंबा होता है। नो सर, नहीं बता पाएंगे। Total derivative. तो f टोटल डेरिवेटिव, नाउ डेरिवेटिव दो तीन तरह का होता है, एक होता है पार्शियल डेरिवेटिव, दूसरा होता है टोटल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल डो, ठीक है, और सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल, ठीक है, दोनों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर सिंपलिसिटी आई विल रिप्रेजेंट विद डो, ठीक है, मुंडी, डी का मुंडी घुमा करके। तो टोटल डेरिवेटिव मतलब पार्शियल को उससे डिनोट करते हैं और टोटल को डी से। डेरिवेटिव एक और होता है, टोटल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव एंड मटेरियल डेरिवेटिव। मटेरियल डेरिवेटिव सुने हो पहले टर्म? नहीं सुने, कोई बात नहीं, एक और होता है मटेरियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सिलरी डेरिवेटिव होता है, ऑक्सिलरी डेरिवेटिव पढ़े होंगे जिसमें कैपिटल डी लिख करके काम करते हैं, सही है, थोड़ा लिखा दीजिए ना, भूल जाते हैं हम इसका जो, ठीक है, तो लिखा देंगे, ठीक है। तो देयर आर प्लेंटी टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ऑक्सिलरी डेरिवेटिव उसमें कन्वर्ट कर देता है, अलजेब्रा में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसको सॉल्व करके फिर लास्ट में डिराइव करते हैं। ये सब काम किए होंगे सेकंड सेमेस्टर में, नहीं किए? चलो ठीक है। तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f अपॉन ओके, टोटल डेरिवेटिव क्या होता है? टोटल डेरिवेटिव मतलब इस पूरे ही, मतलब जो भी ये फंक्शन रहा होगा, इस पूरे फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल के टर्म्स में तुम समझ लो होगा कि नहीं होगा, ये फिर उसको चेक किया जाता है कि टोटल डेरिवेटिव जो हो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है कि नहीं, एग्जैक्ट हो सकता है, इनएग्जैक्ट हो सकता है। टोटल डेरिवेटिव कैसे डिफाइन होता है ये देखो, गणित थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन चलो वो देख लेते बोलिए, ठीक है। अभी हम बस इसको कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए इतना रखो, उसको देख लेंगे, डेफिनेशन हमको याद नहीं है, सब सॉल्व करना याद, ठीक है। तो द डेरिवेटिव ऑफ f इज गिवन बाय डो f अपॉन डो x विद कांस्टेंट y इनटू dx प्लस डो f बाय डो y एट कांस्टेंट x इनटू, so this in this terms we define the total derivative. कि अगर x और y उसका दो फंक्शंस है तो पहला बार में df का डो f with respect to the x y constant into dx plus dou f by dou y at constant x into dy. ये तो देखिए कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू ऐसे करके, हाँ, partial derivative of f with respect to the x at constant y plus partial derivative of f with respect to the y at constant x, इन दोनों को ऐड करके हम टोटल डेरिवेटिव लिख ले सर, हाँ लिख लो, ये लिख लो, दिस इज वेरी स्मॉल इंपॉर्टेंट, हम लोग को इसमें काम सब है। रट लिए थे पिछला बार, अभी भी रेट लेना, और कुछ भी नहीं किया था। बेसिक बात बहुत नहीं है, दुख हुआ था इस चीज़ का। हाँ सब इसी में है, गिब्स फेजर, गिब्स फेजर उसमें जाता है, गिव्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, फलाना ठिकाना, इसी में आएगा, सब रिलेशंस में आएगा। इसके अलावा एक और चैप्टर होता है व्हिच इज नेम्ड एज अवेलेबिलिटी, जिसमें एनर्जी की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी, एक्टिविटी
तो वो चैप्टर हम skip किए। सेकंड सेमेस्टर में सही से नहीं पढ़ रहे थे। वो चैप्टर था सिलेबस में था या नहीं था, कहाँ था? छू बोलता है। नहीं था। पूरा अवेलेबिलिटी में तुम्हारा एनर्जी एक्सर्जी ये सब टर्म्स आते हैं उसमें नहीं सर, ये सब था। कवर दिया होगा पढ़ सकते थे। चैप्टर डेट में नहीं है और एज सच इम्पोर्टेंट भी नहीं है तुम लोगों के लिए, इसलिए चैप्टर को स्किप किया, वरना स्किप नहीं करना वाला ऑपरेटर का जरूरत नहीं वाला नहीं, ऑपरेटर वाला बात नहीं है। अभी कॉम्पिटिटिव में वो चैप्टर नहीं पूछता, उसका जो कंक्लूजन है वो इसमें बताएंगे वो वापस नहीं सर, ये कैपिटल एफ जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई। हाँ कैपिटल, हाँ इसको कैपिटल से चेंज करते थे। ठीक है, हो गया। सो दिस इज स्मॉल बेसिक मैथमेटिक्स, आगे जरूरत पड़ेगा तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। नहीं सर, जी सर। सर उसको अभी दो बोले थे, डी को। हाँ, जो मुंडी जिसका घुमाव रहता है ना उसको डो बोलते हैं, जिसका मुंडी सीधा रहता है उसको डी बोलते हैं। और एक डेल फंक्शन भी होता है, वो सिग्मा वो एस वाला जो लिखते हैं, दैट इज डेल फंक्शन, उसको भी डेल फंक्शन ही बोलते हैं। हाँ हाँ, वो भी लिखने बोल सकते हैं। Now we will write some definitions. प्रिंस सर आज पढ़ाइए। हाँ, अब जूनियर ना बच गया। आज कॉलेज अभी कहाँ? 7 मिनट हम वीडियो अपलोड करेंगे। नहीं करो, उसको करना है। नहीं, उन्हें क्या हुआ? वीडियो से 7 मिनट का ये कल वाला है ना। सब पढ़ाइए ना, तो इसमें लिखा जाएगा टॉपिक। कॉलेज में तो खुल गए। घर में जाएंगे खाना खा कर आगे नहीं आया, अभी तो 2 ब्रेड खरीदा। तुम्हारे साथ ग्रेड में है। सब अपने सुविधा खोजेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको लेकिन सब्सक्राइब कहाँ से तो भी हरी ब्रेड मेंबरशिप लेना पड़ेगा। भी हरी ब्रेड खा गए। एक दिन तो प्रिंस के यहाँ खा के आए थे। सब अपने सुविधा देगा। अपन के खोजेगा। मॉर्निंग करो ये टॉपिक नहीं, डेफिनेशन इस चैप्टर का स्टार्टिंग होता है विद द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। ठीक है, नाउ इन जनरल व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? क्षमता। तो किसी भी, अब जब हम लोग थर्मोडायनामिक टर्म्स में बात कर रहे हैं तो किसी भी सिस्टम का जो क्षमता बताया जाएगा वो कैसे बताया जाएगा? इंटरनल एनर्जी। नहीं, इंटरनल एनर्जी इज फाइन, उसके अलावा विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसके मदद से? ऐसे नहीं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, किसी भी सिस्टम का जो क्षमता बताएगा, ठीक है, वो कैसे बताया जाता है? विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय डुहेम पेरिडियम। ठीक है, पेरिडियम कहते हैं कि अगर हमको किसी का भी बताना है कि क्षमता कितना है नहीं है, तो उसको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स में बताया जा सकता है, और वो मैथमेटिकल टर्म्स आर द बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज हैं, जिसकी मदद से हम लोग सिस्टम का स्टेट या कंडीशन को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ हम लोग ये डिफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन या इलस्ट्रेट द स्टेट और द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को इन्होंने एक नया नाम दिया व्हिच वाज गिवन एज थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। ठीक है, नाउ ये क्यों किया गया? क्यों बोले कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनामिक पोटेंशियल बोलो? क्योंकि इन थर्मोडायनामिक्स हम लोग आगे बात करेंगे कि सिस्टम के पास में कितनी एनर्जी। ठीक है, नाउ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो इन थर्मोडायनामिक्स कुछ अलग टाइप्स ऑफ एनर्जी को भी डिफाइन किया गया था, जो कि सिस्टम कितना काम कर सकता है, उसके पास कितनी अवेलेबल एनर्जी है और कितना एक्सटेंट ऑफ स्कोप है, मतलब कितना स्कोप है उसके पास कि कहाँ तक वो ऑपरेट हो सकता है, उसके बेसिस उसको डिफाइन किया गया था। तो जब हम लोग बात करते हैं कि अब एनर्जी को डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए कुछ तो चाहिए, कुछ पैरामीटर में डिफाइन करने मैथमेटिकल टर्म्स में, तो पैरामीटर्स क्या होने चाहिए? तो दैट पैरामीटर्स वर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो द potential is more or less the energy of the system. Now energy was defined in terms of the properties.
सिंपल सर कि कोई भी मतलब सिस्टम है उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है ड्यू टू एनर्जी इंटरेक्शन। अगर उस प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी इंटरेक्शन करना पड़ा है तो उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। हाँ, मतलब बेसिकली तुम प्रॉपर्टी से बता सकते हो कि पोटेंशियल कितनी है। दिखती है। देयरफॉर द टर्म थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। ठीक ना, इसका जो अब डेफिनेशन है बस हम वो लिखेंगे। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल तुम्ही खान मोठा करना था। चुप अस्थिर हो पहले एक सेकंड यादव जी फिर यादव कर रहा है नहीं करो सर। मधुमक्खी भोगेगी तभी मरेगी। सही बात क्या इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब इस पूरे पेज पर लिखा क्या है? लिखो लिखो। स्टेट को भी प्रॉपर्टी भी बताता है। इसको एज ए प्रॉपर्टी बट प्रॉपर्टी को जो डिफाइन किया गया है सिर्फ प्रॉपर्टी से पोटेंशियल नहीं पता चलता है। सर क्या लिखा है? Potential का इंटरप्रिटेशन। पोटेंशियल जो है किसी चीज का वो उसके एनर्जी से पता चलता है। तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारी एनर्जी लेवल से पता चलेगा। तो एनर्जी लेवल को डिफाइन करने के लिए जिस कॉन्सेप्ट्स का हम यूज करेंगे उसको हम बोलें थर्मोडायनामिक पोटेंशियल और प्रॉपर्टी। तुमको जो समझना समझो, इट इज वन एंड सेम थिंग कि प्रॉपर्टी द पोटेंशियल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। नाउ एनर्जी जो थर्मोडायनामिक एनर्जी है ये अलग अलग टाइप्स में। ये एनर्जी जो डिफाइन हुई है ये डिफाइन इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर्टीज। देयरफॉर सर पोटेंशियल कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसके वजह से कोई भी जो एनर्जी है उसको पाथ या पॉइंट फंक्शन हम लोग बोलते हैं।
इट इज द रीजन, कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे एक रीजन है जिसकी वजह से पाथ या पॉइंट फंक्शन डिफाइन होता है, उसका नेचर चेंज होता है ऑफ द एनर्जी. फॉर एग्जांपल हीट एंड वर्क बोथ आर द पाथ फंक्शंस. नाउ ये पाथ फंक्शन बनी क्यों? although this is energy but ये पाथ फंक्शन क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स कंजर्वेटिव फोर्स जो उसमें जुड़ा हुआ था. अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में कौन सा जुड़ता है? फॉर लेट अस टू इजी अंडरस्टैंड, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वर्क. वर्क में कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि उसको पाथ फंक्शन बना रहा है, मतलब स्केलर से हटा करके वेक्टर बना दे रहा है. वर्क वेक्टर होता है ना, तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो कि उसको वेक्टर बना रहा है? फोर्स बना रहा है तो वो जो फोर्स है वो फोर्स कौन कौन सा हो सकता है? सर जो उसके डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा होगा. हाँ ठीक है, एक दो फोर्स का नाम बोलो. नॉर्मल फोर्स लेट अस से ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशन का ये बोलिए सर. तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स होगा सर, फिर फोम होगा और भी है सर. ठीक है. तो कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो कि उसको पाथ फंक्शन बना रहा है. तो फॉर वर्क द फोर्स जो कि उसको पाथ फंक्शन बना रहा है दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन. तो कंजर्वेटिव फोर्स बस वो रीजन है जिसकी वजह से वो पाथ फंक्शन बन जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड में जो हीट ट्रांसफर होता है दैट इज विस्कस फोर्स. नाउ विस्कस फोर्स डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड डायरेक्शन. ऑल्दो तुम कह सकते हो कि हमेशा इन द फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा. सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक डायरेक्शन दे देता है ना टुवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. तो दैट डायरेक्शन जो होता है वही उसको पाथ फंक्शन बना देता है एंड दैट इज टर्म्ड एज द कंजर्वेटिव फोर्स. सही बात. कंजर्वेटिव का सर मतलब क्या होता है? क्या कहते हैं? सोशली नहीं. जैसे नहीं बोलता है कि ये आदमी जिसने बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, पता है किसी भी चीज को बताने के यहाँ लिए- पर कंजर्वेटिव को तुम फ्रॉम द कंजर्वेशन लॉ से समझ सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जैसे एनर्जी है. तो ऑल्दो वी नो कि जो पाथ फंक्शन है वो पाथ पे डिपेंड करता है, बट स्टिल हीट एंड वर्क इज कंसिडर्ड टू बी कंजर्वेटिव इन नेचर, है ना? जो ठीक समझ लेना 9 बजे तुम्हारा. तो जिस तरह से हम लोग जानते हैं क्या मैथ का क्लास नहीं हुआ नहीं नहीं सर उसका विषय नहीं बच्चों. अभी? आप ये सर क्या बता करेंगे? दीजिए उसके बाद. हम पढ़ाएंगे तो पहले 2-4 मिनट रुक जाओ फिर आते हैं. ठीक है, पढ़ाएंगे तुम लोग का 3 दिन क्लास में हो. खैर तो देखो ऑल्दो वी नो कि हीट एंड वर्क दोनों ही पाथ फंक्शन है, ठीक है, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड टू बी कंजर्वेटिव. क्वेश्चन कम्स हाउ. अगर पाथ फंक्शन है तो पाथ पे डिपेंड करेगा, और अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो प्रोसेस अगर वेरिएबल हो गया तो ये कंजर्व कैसे रहेगी? सही बात. आंसर इज वो फोर्सेस जो कि इसको कंजर्व बनाने में हेल्प करता है. ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ, बट इसका जो एक्टिंग का जो वो है, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ दिस इज फिक्स्ड फोर्स, ये चेंज नहीं होने देता है. इफ आई एम कंसीडरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अगर वर्क हो रहा है तो क्या इसके वैल्यूज में चेंज आएगी? नहीं. तो ये वो फोर्सेस हैं जो कि किसी पाथ फंक्शन को कंजर्व होने में हेल्प करती हैं. ये सर हीट के केस में कौन सा फोर्स? डिस्कस इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. प्रोसेस को सर वो कंजर्व कर देता है फोर्स. हाँ, कि ये वो फोर्सेस हैं जो कि पाथ फंक्शन को कंजर्वेटिव होने में हेल्प करती हैं. क्योंकि अगर ये कंजर्वेटिव नहीं रहेगी तो तुम फिर फर्स्ट लॉ वाला जो पूरा लेके गए हो वो फिर पॉसिबल नहीं है. तो वो सब सर ये फोर्स अगर फिक्स रहेगा तब ना. हाँ, मोस्टली इसलिए तो इन सारे फोर्सेस को फिक्स किया जाता है, मैथमेटिकल वैल्यूज इन लोग का फिक्स कर दिया जाता है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स किया गया है, तो भी इतना ये चेंज नहीं होगा. तो ये हेल्प करेगी उसको कंजर्वेटिव होने में. नाउ वेयरएज फ्रिक्शनल फोर्स की अगर बात करें तो कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को फिक्स नहीं किया गया है. ये डिपेंड कर जाएगा प्रोसेस किसका होगा. तो फ्रिक्शनल फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, वेयरएज ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा. तो ग्रेविटेशनल तो- फोर्स पॉइंट फंक्शन हो जाएगा. नहीं लड़का, पॉइंट फंक्शन नहीं बनेगा, उसको हेल्प करेगा. इसका वैल्यूज में चेंजेस नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू द एनी पैरामीटर. ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो तुम्हारा वही होगा, है तो पाथ फंक्शन नहीं, बट स्टिल ये उसको कंजर्व होने में हेल्प करेगा क्योंकि इसके वैल्यू में डेरिवेशन नहीं आएगा. तो इसका जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है वो इजी हो जाएगा. तो ऐसे फोर्सेस जो कि पाथ फंक्शंस को कंजर्व होने में हेल्प करे उसको कंजर्वेटिव फोर्स का नाम दिया गया है. ठीक ठीक है. ठीक सर.
आपको बात कर पूछ लेंगे। ठीक है, यस तो आप चाहते हैं उन लोग को बढ़ाते हैं। इस पेज में पहले इस पेज पर आते हैं। इस पेज पर कुछ ऐसा कोई डाउट जो कि पूरे समझ में नहीं हाँ आया? सर पढ़ लेंगे तो कल आप सब पूछ लेंगे।